नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स जो आपका अध्याय है, टॉपिक है, उसका पार्ट 3 आज हम लेते हैं, जिसमें एक ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसमें ऋण पत्रों का शोधन करने के लिए एक सिंकिंग फंड या रिडम्पशन फंड की स्थापना की जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया, इस फंड के अंदर जो प्रतिवर्ष जो राशि लाभ हानि खाते से दी जाती है, उस राशि को बाहर की संपत्तियों में, या हम कह सकते हैं कि प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दिया जाता है, और उसके ऊपर जो ब्याज प्राप्त होता है उसको भी उस फंड में जमा करके और फिर उसको रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें 1 अप्रैल 2017 को एक्सेल लिमिटेड जनता में 5 लाख रुपए की ऋण पत्र जारी करती है। दूसरी बात मैं आपको यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें ब्याज संबंधी प्रविष्टियों को छोड़कर के सभी प्रविष्टियां जो हैं वो अपन करेंगे। ब्याज संबंधी प्रविष्टि का मतलब यहाँ पर जो ऋण पत्र जारी किए गए हैं उनमें जो प्रतिवर्ष जो ब्याज होता है उसकी प्रविष्टियों को छोड़ते हुए केवल शोधन संबंधी जो कार्यवाही है उसी की प्रविष्टि हम कर रहे हैं। क्योंकि ये 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जो हैं वो मान लीजिए 5% या 10% कितने भी होंगे, तो उन पर जितना भी ब्याज दे होगा उसकी अपन प्रविष्टि को छोड़ते हुए बाकी प्रविष्टियां हम यहाँ करेंगे। ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। तो इस ऋण पत्रों के शोधन करने के लिए निश्चय किया कि ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण किया जाए, और सिंकिंग फंड तालिका के अनुसार 0.30808 ये जो है वो इनका धन जो है प्रत्येक वर्ष के अंत में 8% प्रतिभूतियों में विनियोग किया जाएगा, और फिर ये तीसरे वर्ष के अंत में इसकी राशि 1 रुपये बन जाएगी। 31 मार्च 2020 को समस्त विनियोगों को 3,10,357 रुपये में इनको बेच दिया गया। 3,20,357 रुपये में बेच दिया गया, और कंपनी ने 5 लाख रुपए के अंकित मूल्य के ऋण पत्रों का उनकी परिपक्वता तिथि पर समूल्य पर शोधन कर दिया गया। ऋण पत्रों पर ब्याज के अलावा अन्य आवश्यक जनरल प्रविष्टियां भी दीजिए, और डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाइए। तो चलिए हम एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले तो 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने 5 लाख रुपए के ऋण पत्र जारी किए हैं, तो उसकी सीधी सीधी प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट या टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये 1 अप्रैल 2017 को 2 प्रविष्टियां होंगी। इससे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बंद हो जाएगा और डिवेंचर अकाउंट का बैलेंस चलता जाएगा 5 लाख रुपए, जब तक इनका शोधन नहीं हो जाएगा। अब क्या होगा, इस का 1 वर्ष समाप्त होगा 31 मार्च 2018 को। 31 मार्च 2018 को सबसे पहला काम क्या करना है, एक डिवेंचर सिंकिंग फंड या रिडम्पशन फंड की स्थापना करनी है। तो सरप्लस अकाउंट का मतलब यहां पर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सरप्लस अकाउंट हो गया। तो सरप्लस अकाउंट DR2 जो रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट है, इसको सरप्लस अकाउंट इसलिए इसको कह दिया कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन शब्द बनता था, उसको इसने सरप्लस अकाउंट दे दिया कि भाई जितना भी नेट प्रॉफिट गेन होता है उससे रिजर्व में ट्रांसफर करना है, या जो है वो और कोई तरीके का ऐसा इसके अंदर से कोई डिविडेंड वगैरह में ट्रांसफर करना है, क्या करना है, तो उसका वो अप्रोप्रिएशन उसका नाम सरप्लस अकाउंट कर दिया। तो सरप्लस अकाउंट DR2 डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट, ये राशि 1,54,015 रुपये है। ये 1,54,015 रुपये कैसे आई, ये आपको समझने की यहाँ पर जरूरत है कि ये हर वर्ष बनने वाला फंड है। इस फंड की राशि 1,54,015 कैसे आएगी, ये 5 लाख रुपए को आप जो टेबल के मूल्य से मल्टीप्लाई करोगे 0.30803 से, तब ये कहता है कि 1,54,015 रुपये का वार्षिक कोष अगर आप हर वर्ष बनाओगे
तो 3 वर्ष के अंत में ये पूरा 5 लाख रुपए बन जाएगा। ये खुद का 1,54,015 और उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज, ये मिलाकर के ये 5 लाख रुपए बन जाएगा 3 वर्ष के अंत में। तो ये 154,015 कैसे आए ये आपको यहां बता दिया गया है। 31 मार्च 18 को ये जो वार्षिक कोष की राशि है, ये व्यापार के बाहर की जो प्रतिभूतियां हैं, जिसमें इसमें बताया गया था कि भाई ये 8% की दर से इनको बाहर विनियोजित कर दिया जाता है। तो ये इसमें आपको ऊपर बताया हुआ है। तो इसको पूरे कोष को डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल दिया जाएगा, टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री कर दिया जाएगा। इसलिए 31 मार्च 2018 को केवल 2 ही प्रविष्टियां होंगी। अब 12 महीने, अगले 12 महीने 31 मार्च 2019 को, 31 मार्च 2019 को सबसे पहली जो आपको एंट्री करनी होती है, वो जो इन्वेस्टमेंट आपने ये अपने इस कंपनी ने जो किया है, तो उसके ऊपर 12 महीने का जो ब्याज होगा, यानी 31 मार्च 18 से 31 मार्च 2019 तक 12 महीने का जो ब्याज बनेगा 154,015 पर, उस ब्याज के प्राप्त करने की एंट्री पहले करनी है। तो वो जो है वो इसमें जैसे एंट्री पहले फंड बनाने की कर दी, लेकिन आपको इसके अंदर 31 मार्च 2019 को जो एंट्री करनी है वो इंटरेस्ट रिसीव करने की एंट्री करनी है। तो वो जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर, हाँ ठीक है, सॉरी सही किया है। 31 मार्च 2019 को बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट कर दिया, 12,321 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो इसको इंटरेस्ट को डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में जमा कर दिया। इसके बाद में जो एनुअल जो रिजर्व बनाना है, कोष बनाना है, उसकी प्रविष्टि सरप्लस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट हो गई और वो 154,015 से होगी। अब इन दोनों को जोड़ करके, यानी 154,015 और 12,321 का जो जोड़ है, उसको जोड़ को मिलाकर के उसको इन्वेस्टमेंट किया, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट डीआर टू बैंक अकाउंट 166,336 रुपए। तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ये 3 प्रविष्टियां 2019 को होंगी, ब्याज प्राप्ति की, फंड बनाने की, ब्याज और फंड को जोड़ के इन्वेस्टमेंट करने की। अब 2020 आता है। चूंकि 31 मार्च 2020 को शोधन करना है, और मैंने आपको बताया था कि शोधन वाले वर्ष के अंत में जिस डेट को शोधन किया जाएगा उस डेट को फंड तो बनेगा, लेकिन फंड को इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। तो उसी तरीके से हम पहले ब्याज प्राप्ति की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट होगा, 25,628 रुपए का ब्याज हो जाएगा। उस डेट तक जितने इन्वेस्टमेंट था, ये हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को जो भी इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस था उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट अपने को पेमेंट करना है। तो साथ साथ अपना डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट चलता जाता है, और 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2019 को जो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है उस पर 12 महीने का जब इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे, वो 31 मार्च 20 को प्राप्त होगा। तो वो बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट हो जाएगा। फिर एनुअल फंड भी बनेगा, वो सरप्लस अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड का, वो 154,015 से बनेगा। अब इन दोनों को मिलाकर के आपको इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि 31 मार्च 20 को तो शोधन करना है, और जिस डेट को शोधन करना होता है उस डेट को इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, बल्कि इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये बेचने से 3,20,357 रुपए में ये बिका, तो ये एंट्री हमने बेचने की एंट्री कर दी। अब ये यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब ये इन्वेस्टमेंट बिक गया और बेचने के बाद में जो पैसा मिलेगा उससे शोधन की एंट्री कर दी जाएगी। तो डिवेंचर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपए की राशि 5 लाख में शोधन कर दी जाएगी। और उसके बाद में अपने को ये ध्यान रखना है कि बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा उससे उस मान लीजिए जैसे इसके अंदर जो है 3,20,351 रुपए का बैलेंस था और वो 3,20,357 में बेचे गया, तो 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये 6 रुपए का जो लाभ है इसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में जमा किया जाएगा, न कि सरप्लस अकाउंट में। इस तरीके से ये क्या होगा कि डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता।
इस तरीके से डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बंद हो जाएगा, लेकिन डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट फिर भी खुला रहेगा। इस डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके बंद कर दिया जाता है। इसलिए डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, पूरा का पूरा रिजर्व फंड का बैलेंस जो है वो 5 लाख रुपए का था, वो पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसफर करके जनरल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि ये उसका एग्जैक्ट 5 लाख रुपए हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा इसमें हो सकता है, लेकिन जितना भी इस फंड अकाउंट में बैलेंस होता है वो पूरा पूरा शोधन करने के बाद में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब बात आती है अब बात आती है कि डिबेंचर अकाउंट की। तो डिबेंचर अकाउंट में तो 5 लाख रुपए का बैलेंस प्रतिवर्ष चलता जाएगा और 31 मार्च 2020 को जब इसका शोधन होगा तो उस शोधन की डेट को टू बैंक काउंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस बीडी होता है और फिर बाई बैलेंस बीडी करके टू बैंक काउंट कर देंगे। ये तो डिबेंचर अकाउंट का हिसाब हो गया। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में अपने को कोई दिक्कत नहीं होगी। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में जो अपने ऊपर एंट्रीज किए हैं वो एंट्रीज आपको करनी है, यानी हर वर्ष का फंड बनाना, प्रतिवर्ष जो फंड जो था उसके ऊपर जो प्रतिवर्ष जो इन्वेस्टमेंट था वर्ष के प्रारंभ में उसके ऊपर 12 महीने का ब्याज उस खाते में जमा करना। तो ये प्रक्रिया चलती जाएगी और इसका बैलेंस आगे चलता जाएगा। तो जैसे पहले साल का जो है वो सरप्लस काउंट डीआर करके 154,015 बनाया तो यही बैलेंस आगे चला गया। दूसरे साल के शुरू में बैलेंस बीडी 154,015 हुआ और फिर बैंक काउंट किया। भाई बैंक काउंट जो आया सरप्लस काउंट नहीं सॉरी डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में जो ब्याज था वो इस खाते में जमा किया, न कि सरप्लस काउंट में, तो 12,321 हो गया। और उसके बाद में नया कोष और बना लिया 31 मार्च 2019 को। तो ये 31 मार्च 2019 को ये और बैलेंस बनाया गया 154,015 का। इस तरीके से टोटल जो है 2019 का 31 मार्च को बैलेंस 320,321 हो गया, सॉरी 51 हो गया। तो ये आगे टू बैलेंस सीडी के रूप में आ गया। अब 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस बीडी बचा 320,351। पहले इंटरेस्ट बात होगा, बाई बैंक काउंट हो गया। उसके बाद में कोष बनेगा, बाई सरप्लस काउंट हो गया। अब ये जो 3 चीजें हैं, इसके अलावा जो उसको बेचने से जो लाभ हुआ वो भी इसमें आ जाएगा जमा में। तो इस तरीके से 6 रुपये, तो इसे तो संजोग से पूरा का पूरा 5 लाख रुपए का शेष हो जाता है। कई बार ये हो सकता है कि 5 लाख से थोड़ा कम हो, थोड़ा ज्यादा हो, जैसा भी हो, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक ये होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट को बेचने और खरीदने से जो लाभ हानि होती है वो तो हो सकता है कि कम ज़्यादा हो जाए, उसके कारण से 5 लाख ही एग्जैक्ट बैलेंस जाए, जरूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ अप्रोक्सीमेशन के कारण से हमें अंतिम वर्ष जैसे 31 मार्च 2019 को जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट के लिए जो फंड बनाया जाता है बाई सरप्लस अकाउंट जैसे 154,015, तो ये जो राशि है वो हो सकता है कि जैसे थोड़ी बहुत कम ज़्यादा 5 लाख रुपए करने के लिए हो सकती है। जैसे इसमें ये 6 रुपये तो बाय द वे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के जमा हुए, लेकिन इसमें हो सकता है कि कोई भी राशि जो है, हमारा यहाँ एक ही मकसद होता है कि ये 5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ये हम कोशिश करें कि ये जो फंड है, टोटल फंड जो बनता है वो 5 लाख रुपए से कम का न बने। तो ये इन्वेस्टमेंट वाला जो बेचने से लाभ 6 रुपये ये भी जमा कर दिया तो टोटल 5 लाख रुपए हो गया। इसके बाद में देखिए ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर तो अपन बाई बैलेंस सीडी करते जाएंगे। अब इसके अंदर ये एक बात ये ध्यान रखनी है कि शोधन वाले वर्ष को छोड़ करके, शोधन वाले वर्ष में तो क्या होगा कि चूंकि थोड़ा लास्ट वर्ष होगा उसमें कुछ, बाकी हर वर्ष एक खासियत बात होती है कि प्रति वर्ष जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का जितना बैलेंस होता है, जो टू बैलेंस सीडी के रूप में होता है, वही बैलेंस इसके अंदर बाई बैलेंस सीडी के रूप में होता है। तो जैसे 31 मार्च 2019 का इसमें 320-351 का शेष था, इसमें बाई बैलेंस सीडी 320-351 का था, और फिर ये 320-351 और फिर 31 मार्च को जो है वो बाई बैंक काउंट जैसे ही किया तो 6 रुपये इसमें लॉस हो गया, और नहीं सॉरी प्रॉफिट हो गया, और वो फंड अकाउंट में ट्रांसफर करके खाता बंद हो गया। तो इस तरीके से ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है वो अंतिम वर्ष में, जिस वर्ष में ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है
उस वर्ष इन ऋण पत्रों के जो विनियोग है इसको बेचा जाता है और बेचने से लाभ हानि को भी फंड अकाउंट में ही जमा या नाम किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये 3 इंपॉर्टेंट खाते जो होते हैं वो शोधन के संबंध में जो है वो तैयार किया जाता है। ध्यान रखना है कि शोधन करने के बाद फंड अकाउंट का बैलेंस रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है जनरल रिजर्व में। तो इस तरीके से हमने आज जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली थी, एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली जिसमें डिबेंचर रिडेम्पशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो था वो अपने लिया, और उसके अंदर जो है वो 3 साल का ये था, ये 5 का भी हो सकता है, जितने भी साल का हो, जब तक होता है हर साल इसका प्रोविजन बढ़ाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको थोड़ा डिफरेंस करना है कि हर वर्ष बनने वाले कोर्स के अंदर जो एंट्रीज करते हैं और अंतिम वर्ष में जब शोधन करते हैं तब थोड़ा परिवर्तन आता है। तो अंतिम वर्ष में अपने को इसको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए जिससे गलती नहीं हो। तो आज के लिए अपन ने इतना ही देखा, जिसमें एक मुश्त भुगतान कि ऐसा अपन ने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें शोधन कोष की व्यवस्था करके एक मुश्त भुगतान होता है। आगे के में अपन जो है वो अगले व्याख्यानों में हम जो इसको जो किस्तों में भुगतान या जो दूसरे परिवर्तन द्वारा स्वयं के ऋण पत्र क्रय करके शोधन, इन चीज़ों के बारे में अपना आगे वाले जो पार्ट है उसके अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।